गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस, और इसमें चल रहा था अपना हॉब्स, थॉमस हॉब्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। थॉमस हॉब्स के जितने भी विचार थे हम लोगों ने उनके विचारों के बारे में अध्ययन किया था। देखिए, थॉमस हॉब्स के द्वारा जो उनकी जीवन शैली हम लोगों ने पढ़ी, उसके जीवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद जो जो ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए थे उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और ख़ास करके जो हॉब्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, और ये आप लोग विशेषकर ध्यान में रखना कि मानव स्वभाव के ऊपर हॉब्स के विचारों के संदर्भ में क्वेश्चन जरूर से ज़रूर टकराता है कि मानव का जो स्वभाव था उसका चित्रण हॉब्स के द्वारा किस प्रकार से किया गया था। झगड़ालुता, दरिद्रता, अशिक्षितता, मतलब इस प्रकार से वो कहता है कि स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति था। यानी स्वार्थपूर्ण मानव का जो स्वभाव का चित्रण उन्होंने किया था उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और प्राकृतिक अवस्था के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत जो बात थी उसके बारे में हम लोगों ने वर्णन किया था। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं आत्मरक्षा पर हॉब्स के विचार। सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस। अब देखिए, जब हॉब्स का जो अनुबंध का जो सिद्धांत था, सामाजिक अनुबंध वाला जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत से पहले हॉब्स का ये मानना था कि जो आत्मरक्षा यानी कि पहले मनुष्य जिस प्रकार रहता ना तो उसके ऊपर कोई नियम और कानून कायदे थे। जंगलों में वो निवास करता था, अर्थात मनुष्य के ऊपर उस समय कोई नियम और कानून कायदे नहीं थे, और जंगलों में रहकर अपने जीवन को जीता था। यानी कि सब अपने अपनी ज़िंदगी अपने अपने हिसाब से जी रहे थे। यानी कि एक प्रकार से मनुष्य अकेला असहाय निर्भीक होकर अपने जीवन को जी रहा था। तो हॉब्स कहता है कि अनुबंध के बाद में जो एक डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा का जो चिंतन हुआ, या आत्मरक्षा मनुष्य ने अपनी शक्ति को एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। यानी कि शक्ति का अर्जन करने का कार्य उसके द्वारा किया जाने लग गया। क्योंकि मनुष्य को लगने लगे कि पग पग पर जगह जगह उसे लग रहा था जैसे मेरे जीवन कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आता है। ये मनुष्य ही जानकर चलने लग गया था। तो इसलिए मनुष्य ने ये महसूस किया कि उसे जितनी ज़्यादा शक्ति या जितना ज़्यादा वो शक्तिशाली होगा उतना ही उस व्यक्ति का वजूद ज़्यादा होगा। यानी कि मनुष्य ने समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यानी पग पग पर एक बार अपने लिए एक प्रकार शक्ति अर्जन करने, एकत्रित करने का कार्य मनुष्य के द्वारा किया जाने लग गया। और ये बात फैक्ट भी है कि मनुष्य को यदि अपने जीवन को सुरक्षित बना के रखना है तो उसे शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि उसके पास इतनी शक्ति तो होनी चाहिए कि वो अपने स्वयं के जीवन की सुरक्षा कर सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के द्वारा शक्ति का अर्जन किया जाता था। और इस शक्ति का अर्जन या शक्ति को एकत्रित करने का सबसे बड़ा जो मुख्य जो कार्य होता है कि वह सम्मान पाना चाहता है। अर्थात राज्य में रहकर उसे ऐसा लगे कि हाँ, राज्य के द्वारा मुझे भी सम्मान किया गया, अर्थात मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना बलिष्ठ हूँ, तो मुझे सम्मान मिलना ही चाहिए। अर्थात शक्ति अर्जन करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि उसे ऐसा लगने लग जाए कि मैं शक्तिशाली और मुझे राज्य के द्वारा सम्मानित, यानी कि मुझे सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। ये था उसका जो सेल्फ डिफेंस वाली बात। अब राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में देख ले, हॉब्स एक बुद्धिवादी विचारक था और उसकी मृत्यु एक प्रतियोगिता के माध्यम से निश्चित थी, ऐसा हॉब्स का मानना था। लेकिन हॉब्स ये भी कहता है राज्य की उत्पत्ति, वो कहता था कि राज्य की उत्पत्ति मेरे से पहले, उन्होंने कहा था कि मेरे से पहले राज्य नाम की जो संस्था थी वो प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत थी, अर्थात राज्य का अस्तित्व था ही नहीं, अनुबंध से पहले कोई अस्तित्व था ही नहीं। अर्थात लोगों को ऐसा लगा कि हमें एक समझौता करना चाहिए, और उस समझौते के अंतर्गत ही 2-3 बातों को उन्होंने इस समय सेट किया था। अर्थात कि मनुष्य को ऐसा लगा कि अपने जीवन की और अपने संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करनी है तो हमें एक समझौता करना चाहिए, यानी कि राज्य अस्तित्व में लाया जाना चाहिए, कि राज्य आवश्यकताओं के अनुसार राज्य अपने आप अस्तित्व में आता गया था, ऐसा हॉब्स का मानना था। फिर कहता है कानून और नागरिक अधिकार के ऊपर ये कहता है कानूनों के निर्माण के संदर्भ में कहता है कि संप्रभु के द्वारा दिए गए आदेश एक प्रकार से कानून है, अर्थात संप्रभु के द्वारा दिए गए जो आदेश है वही कानून है। यानी कि वो कहता है प्रजा के लिए कानून और नियम, कहता है कि प्रजा के लिए उचित और अनुचित मार्ग बताया गया कि अर्थात इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक कानूनों के अंदर कहता है कि 2 प्रकार के कानूनों की बात करता है। एक तो कहता है प्राकृतिक कानून है, एक कहता है राजकीय कानून है। एक होता है प्राकृतिक कानून, एक होता है राजकीय कानून।
प्राकृतिक यानी कि जिन्हें प्राकृतिक कानून जिन्हें बुद्धि के द्वारा अलंकृत किया जाता था उन्हें प्राकृतिक कानूनों के अंतर्गत रखा गया था, अर्थात जिनके केवल अलंकृत रूप से किया जा सकता है। इसका पालन करने के लिए दंड की शक्ति का अभाव था, अर्थात दंड की शक्ति का प्राकृतिक कानूनों पर कोई असर नहीं होता था। दंड शक्ति का कोई असर नहीं होता था, असर नहीं होता था। भाई प्राकृतिक जो कानून थे उन कानूनों के ऊपर एक प्रकार से बुद्धि के द्वारा अलंकृत होते थे। प्राकृतिक कानून बुद्धि और विवेक के द्वारा इसे देखा जाता था, सुना जाता, समझाता था और उनका पालन किया जाता था। और दंड शक्ति का इसके ऊपर कोई सिस्टम नहीं चलता। अब देखिए दूसरी को बात करता है वो कानूनों के अंतर्गत राजकीय कानून। देखिए राजकीय कानून और संप्रभुता की आज्ञा होती थी। राजकीय जो कानून होते थे वो संप्रभुता के आज्ञा थी, संप्रभुता की आज्ञा। राजकीय जो कानून होते थे वो संप्रभुता की एक प्रकार से आज्ञा ही थी और उनका पालन करना होता था, क्योंकि इनका संबंध होता था रीति रिवाज, नैतिक नियम आदि उस सीमा तक कानून माने जाते थे। संप्रभु ने स्वीकार करी इसके लिए प्राकृतिक कानून, नैतिक नियम, नीति रिवाज आदि बनाता था। औचित्य का निर्माण करने के लिए विवेक द्वारा दिए गए आदेश होता था ये। अतः होब्स के अनुसार व्यक्तियों द्वारा जीवन की रक्षा तो राज्य का निर्माण किया गया था। देखिए थॉमस होब्स के द्वारा जो व्यक्तियों के निर्माण की प्रक्रिया के लिए उन्होंने राज्य को अस्तित्व में लेकर आया था और राज्य को अस्तित्व में लेकर आने का उद्देश्य यही था कि वह व्यक्तियों को जीवन का अधिकार दे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया गया था, अर्थात राज्य के विरुद्ध उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। अन्य सभी अधिकार व्यक्तियों के अनुबंध के अनुसार सीमित कर दिए गए थे, अर्थात नागरिकों का अधिकार कानून की सीमा के अंतर्गत ही संभव थे। अर्थात राज्य में निवास करने वाले जो नागरिक थे उन्हें अधिकार जो दिए गए थे वो अधिकार केवल और केवल एक नियमों के अनुरूप ही दिए जाते थे, अर्थात राज्य में रहकर ही राज्य के द्वारा बनाए गए जो कानून संबंधित थे उन नियमों और दायरों में रहकर ही एक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता था। अर्थात होब्स ये भी कहता है कि नागरिकों को अधिकार या स्वतंत्रता न दी जाए। उसका कहना केवल ये है कि अधिकार कानूनों द्वारा मर्यादित होने चाहिए, यानी कि राज्य में निवास करने वाले जो व्यक्ति उनको जो अधिकार दिए गए वो अधिकार एक प्रकार से कानूनों के दायरे में रहकर ही होने चाहिए, उसके बाद उनका कोई वजूद नहीं होगा। अधिकारों की बात वो कहता है मर्यादा में होने चाहिए। व्यक्ति अधिकारों के पारंपरिक विरोधी का शांति भंग करे, होब्स का यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रदेश में देश में व्यक्तियों के अधिकार आज भी कानून द्वारा मर्यादित होते हैं। आज भी जो वर्तमान समय में भी जो व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार कानूनों के दायरे में रहकर ही दिए गए हैं, अर्थात दायरे में रहकर एक व्यक्ति अपने अधिकारों की बात कर सकता है। अब बात करते हैं अपन लोग राज्य और चर्च के बारे में। राज्य और चर्च, राज्य और चर्च के संदर्भ में भी होब्स के समय में सत्ता के लिए राज्य और चर्च में पारस्परिक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी। देखिए होब्स के समय क्या होता था कि राज्य और चर्च के में आपस में इतना विवाद चलता था। चर्च कहता था कि मैं बड़ा था, राज्य कहता था कि मेरा अस्तित्व जब तक कि आप चर्च का अस्तित्व रख सकते हो। तो दोनों के बीच में एक विवाद वाली जो स्थिति थी वो उत्पन्न होती रहती थी। और देखिए कहा भी गया है कि स्वयं अपनी आंखों से देखा गया है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये जो दो संप्रदाय थे उस समय इनका ज़्यादा ही चर्च के ऊपर एक प्रकार से इनका बोलबाला था, अर्थात संपूर्ण चर्च के ऊपर इनका अधिकार माना जाता था। तो इस समय फ्रांस के अंतर्गत जो संघर्ष की स्थिति थी जो उत्पन्न हो गई थी और एक बार से एक प्रकार से देश की शांति भंग कर दी गई थी, अर्थात ऐसा लगने लगा था फ्रांस के अंतर्गत कि संपूर्ण जो शांति व्यवस्था थी वो समाप्त हो चुकी है, अर्थात रक्तपात वाली क्रांतियाँ होना प्रारंभ हो गई थी, ऐसी स्थितियाँ प्रारंभ हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने माना कि देखकर पादरी पुत्र के मन में धर्म के प्रति जो उत्पन्न जो द्वेषता अर्थात अराजकता और अव्यवस्था सबसे बड़ा कारण चर्च के पादरियों द्वारा दावा किया जा रहा था। अर्थात ये जो चर्च थी, चर्च के अंतर्गत जो लोग थे, अर्थात ये चाहते थे कि उन्हीं के वंशज से उन चर्चों के ऊपर पादरी पद पर बराबर मतलब कि उस पद पर नियुक्ति उनके लोगों की होती रहे। तो इसलिए राज्य और चर्च में एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुकी थी, स्वाभाविक नेचर बन चुका था कि इनके अंतर्गत जो द्वेषता की भावना थी, लड़ाई झगड़े वाला जो मैटर था वो लगातार और निरंतर बनता ही जा रहा था, क्योंकि उस समय चर्च और पादरियों का जो बोलबाला ज़्यादा था उस समय होब्स के समय। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में चर्च को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन करने वाली बात कही थी। इन्होंने पुस्तक लिखी थी लेवियाथन। ये कहता है कि चर्च राज्य के अधीन रहेगा, चर्च को राज्य के अधीन
रखा गया। ये कहता है चर्च हमेशा राज्य के अधीन रहना चाहिए। लेवियथन नामक पुस्तक उसमें इन्होंने ये बात कही थी। और राज्य सत्ता और कानून के संबंध में होब्स के द्वारा जो विचार व्यक्त किए उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि विचारधारा, स्वाधीनता, स्वतंत्रता चर्च के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये कहता है स्वाधीनता और स्वतंत्रता और चर्च, इनके लिए राज्य में कोई स्थान नहीं होगा, इनको कोई जगह नहीं दी जाएगी, अर्थात इनका कोई स्थान नहीं हो सकता। चर्च ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का एक संघ है जो एक संप्रभु के अधीन संगठित है। ये कहता है कि चर्च ईसाई जो धर्म को अपना मानकर चलने वाले लोगों का एक संगठन है, केवल और केवल, और उसके अलावा कुछ नहीं, अर्थात संप्रभु के अधीन इनको रहना होगा, संप्रभु के अधीन ही रहना होगा। अर्थात संप्रभु की जो आज्ञा होगी उस आज्ञा को मानकर ही अपने सम्मेलन कर सकते हैं, अर्थात उनकी अगर आज्ञा या आदेश नहीं मानते तो ये अपने संगठन या सम्मेलन नहीं कर सकते। इस प्रकार होब्स धर्म और ईसाई धर्म संस्था को, चर्च को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन कर देना चाहिए। अर्थात ये कहता है कि ईसाई धर्म और चर्च को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन कर देना चाहिए। राज्य के अधीन रहेंगे तभी ये लोग शांत रह सकते हैं, अन्यथा यदि राज्य के बाहर ये लोग रहते हैं, ये कहता है कि चर्च और जो धर्म है, चर्च और धर्म, ये पूर्ण रूप से राज्य के अधीन ही रहने चाहिए। राज्य के बाहर इनको कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, अर्थात राज्य के अंतर्गत रहकर ये अपना संगठन बना सकते हैं, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अन्यथा राज्य के बाहर रहेंगे तो उत्पाद मचाएंगे। ऐसी स्थिति में इनको इसी के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए शासन प्रणाली के बारे में हम लोग बात करते हैं। शासन प्रणाली, इस शासन की कई प्रकार की प्रणालियाँ होती है। देखिए संप्रभुता जितने व्यक्तियों के हाथों में निहित होगी, होब्स के साथ शासन तंत्र भी उसी प्रकार के 3 वेद बताता है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र पहला कहता है, दूसरा कहता है कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र, और तीसरी बताता है ये प्रजातंत्र है। 3 प्रकार के शासन व्यवस्था की ये बात करता है। तो ये कहता है कि कुलीन तंत्र में तो वैसे भ्रष्टाचार लिप्त पाया जाता है, और प्रजातंत्र के लिए कहता है कि एक प्रकार से भीड़ एकत्रित करना है, भीड़ एकत्रित करने वाला मैटर यहाँ पे लागू होता है। इसलिए वो कहता है कि राजतंत्रीय शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था का नाम देकर पुकारा था, अर्थात इन्होंने राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को माना था। क्योंकि देखिए अन्य से सरकारी रचना कृत्रिम रूप से विद्रोह द्वारा जर्जर राजतंत्र के अवशेष रखे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम उसके संबंधित जो विचार उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। समय बहुत कम हुआ अभी, और देखते हैं इसके बारे में। फिर देखिए बात करते हैं हम लोग होब्स की जो शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि इन दोनों शासन व्यवस्था की तुलना में राजतंत्रीय सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। होब्स कहता है कि जो ये कुलीनतंत्रीय शासन व्यवस्था और जो प्रजातंत्रीय जो शासन व्यवस्था है, इन दोनों शासन व्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई शासन व्यवस्था है तो वो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानी जा सकती है। क्योंकि राजतंत्र में संप्रभुता के लिए संघर्ष होने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। देखिए राजतंत्र में कोई संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संघर्ष वाली स्थिति राजतंत्र में किसी प्रकार उत्पन्न नहीं होती है। अतः संपूर्ण जो सत्ता है वो राजा में निहित होती है। इसमें होता क्या है, संपूर्ण जो सत्ता है वो राजा में निहित होती है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि होब्स ये मानता है कि मानव
मनुष्य की भांति राजा भी स्वार्थी होता है, परंतु उसका विचार है कि एक व्यक्ति की स्वार्थपरता की तुलना में वो कम हानिकारक होती है। अर्थात वो कहता है कि एक राजा स्वार्थी हो सकता है, लेकिन इतना स्वार्थ नहीं हो सकता कि प्रजा के बारे में भला बुरा समझे या उनको भला बुरा कहे। इसके अतिरिक्त राजा अपने स्वार्थ और प्रजा के हितों के बीच में किसी प्रकार से कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं करता है। ये बातें सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के अंतर्गत आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि होब्स ने राजतंत्र शासन व्यवस्था को शासन का सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानी थी। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के बारे में नहीं कही गई थी। अब देखिए होब्स की विचारधारा व्यक्तिवाद, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। व्यक्तिवाद वाली बात कहाँ आती है कि देखिए मानव संबंधित जो धारणा थी उसके बारे में व्यक्तिवाद वाली बात दर्शन दिखा देती है कि होब्स अपनी विचारधारा के अंतर्गत समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं था। होब्स ने मतलब कि आत्म केंद्रित उन्होंने जो विचार दिए थे वो थे मानव संबंधित विचारों को आधार माना था। राज्य एक कृत्रिम संस्था है। होब्स ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था के रूप में मानकर चला था। होब्स एक समझौतावादी विचारक था। उसके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। होब्स का ऐसा मानना है। देखिए राज्य एक साधन है, व्यक्ति साध्य है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है, समझौते के परिणाम स्वरूप उसका अस्तित्व हुआ है। और वो कहता है कि राज्य एक साधन है और साध्य और व्यक्ति, राज्य के व्यक्ति के लिए, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। फिर कहता है राज्य को व्यक्ति के प्रतिशोध का अधिकार है। ये कहता है राज्य में निवास करने वाले जो व्यक्ति उनको राज्य के विरुद्ध में एक प्रकार प्रतिक्रिया करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन राज्य के विरुद्ध में नहीं है। फिर कहता है राज्य के कार्यों का निषेधात्मक त्याग करना। फिर लास्ट में बुद्धि कि व्यक्ति की बुद्धि अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर हो जाती है। होब्स के विचारों की आलोचना की जाती है। होब्स के जो विचार प्रस्तुत किए गए थे उनमें कहीं ना कहीं कोई कमियां हमें नज़र आती है और उन कमियों के कारण ही हमें होब्स के विचारों की आलोचना भी की जाती है। ऐसा नहीं कि होब्स के द्वारा जो विचार दिए गए वो पूर्ण रूप से सही है या सत्य ही है। उनके द्वारा जो विचार दे दिए गए वो उन्हें पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। इसलिए होब्स के द्वारा जो विचार दिए उनकी आलोचना भी कहीं ना कहीं किसी रूप में की जाती है। तो देखिए होब्स के विचारों की आलोचना। होब्स के विचारों की आलोचना। अब देखिए होब्स के विचारों की आलोचना किस प्रकार से की जाती है। देखिए राजनीति के संबंध में होब्स ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जो लेवियाथन, जिसका नाम था 1651 प्रकाशित होने से उनकी पुस्तक का नाम था। उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपनी पुस्तक के अंतर्गत जो अपने विचार थे उनको समाहित किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि होब्स के द्वारा जो विचार उन्होंने दिए थे उन विचारों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी, जिसके आधार पर उनकी आलोचना कई विद्वानों के द्वारा की जाती है। अब देखिए कहते हैं मानव स्वभाव संबंधित धारणा। पहली आलोचना उनकी, देखिए मानव के संदर्भ में जो होब्स ने जो विचार दिए उनको किसी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो मनुष्य को असामाजिक, एकागी, मतलब ऐसे शब्दों के साथ कहता है कि वो स्वार्थी है। तो इस कहता है कि मनुष्य ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य के अंतर्गत के वास्तविक मानव जीवन विभिन्न भावों और प्रवृत्तियों का एक सिमरण है। अर्थात होब्स के पूर्ण दर्शन का अधिकांश भाग उन्हें मनोविज्ञान के कारण समझाने का प्रयास किए गए थे। ये कहता है कि मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता था। जिस प्रकार होब्स ने उसका चित्रण प्रस्तुत किया कि मनुष्य ऐसा नहीं कि एकाकी रहना पसंद करेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने जीवन को एक प्रकार से उत्साह के रूप में जीने का प्रयास करता है, इसलिए उसके विचारों की आलोचना की जाती है। और देखिए समझौता अतार्किक है। सामाजिक समझौता कहता है कि मनुष्य उस समय ऐसी परिस्थितियां बन गई थी, इसीलिए राज्य का अस्तित्व नहीं था। राज्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों ने एक समझौता किया, एक जगह बैठ गया, समझौते के रूप में राज्य अस्तित्व में आया और मनुष्य के द्वारा ये सामाजिक अनुबंध का समझौता किया गया, जिसके अंतर्गत वो रहेगा और अपने अधिकारों की बात करेगा। तो ये कहता है कि इस प्रकार का समझौता नहीं हो सकता।
ये प्रकार तार्किक तो प्राकृतिक अवस्थाएं परस्पर संघर्षपूर्ण व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के आधार राज्य की स्थापना कराई जाती है। ये कहता है जिस प्रकार से हॉब्स कहता है कि इस प्रकार से राज्य अस्तित्व में आया, तो कुछ विद्वानों का मानना था ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्य अस्तित्व में पहले से आ चुका था, हॉब्स से पहले राज्य अस्तित्व में आ चुका था और ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ व्यक्ति और राज्य के बीच में कि व्यक्ति एक जगह पर बैठे और उन्होंने एक समझौता कर लिया कि आप हमारे अधिकारों की संपत्ति की रक्षा करना, मनुष्य को जीवन जीना नहीं आता है और राज्य अस्तित्व में आगे हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसका विरोध मतलब इनके विचारों की आलोचना की गई थी। फिर प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अवास्तविक है। हॉब्स ने जो ऐतिहासिक तो मुक्ति के विरुद्ध किए गए मानव शास्त्र का इतिहास बताता है कि मनुष्य देखिए कहते मानव जाति ही नष्ट हो जाती है। हॉब्स क्या मानता है मनुष्य जाति नष्ट हो जाएगी, समझौता नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ विद्वानों का मानना था कि ये इनका मानना था कि व्यक्ति रूढ़िवादी हो सकता है, रीति रिवाज और बंधनों से जकड़ा होता है। व्यक्ति जो होता है वो रीति रिवाज परंपराओं और बंधनों से जकड़ा होता है, लेकिन हॉब्स ने इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं दिखाया था। समझौते के सर के अबुद्धि संगति जो समझौता किया गया था कि राज्य अस्तित्व में आएगा, राज्य के अंतर्गत व्यक्ति रहेगा, उसको अधिकार मिलेंगे, ये पूरी की पूरी बात एक प्रकार से असामाजिक नज़र आती है। और राज्य संबंधित जो उनकी धारणा थी वो रचनात्मकता का अभाव था, अर्थात उसका राज्य अनिवार्य एक बुराई के रूप में दिखाया गया था, जबकि राज्य का अस्तित्व तो विकासात्मक होता है, राज्य एक सभ्यता को लेकर चलता है। नेक्स्ट उनकी जो बात थी विधि संबंधित जो संकीर्ण सोच वो भी नहीं मानती थी कि संप्रभुता के द्वारा दिया गया आदेश अंतिम आदेश होगा, अर्थात संप्रभु सर्वश्रेष्ठ, इसके आधार पर उसकी आलोचना की गई थी। फिर कहता राज्य और सरकार में अंतर ही नहीं किया, उन्होंने राज्य और सरकार दोनों को एक प्रकार से एक ही स्वरूप के रूप में देख लिया था, जबकि दोनों अलग अलग हैं। अर्थात राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन सरकार के विरुद्ध भी प्रजा विद्रोह को अमान्य ठहराता है, जबकि बिलो भी कहता है कि राज्य और सरकार में अंतर न मानना हॉब्स की सबसे बड़ी गलती थी। फिर लास्ट में विरोध करते निरंकुश परुषत्ता का समर्थक अनुचित, अर्थात राजा इतना निरंकुश हो ही नहीं सकता कि संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति का तुम्हें निहित कर दो और जैसा संप्रभु के द्वारा दिए गए आदेश है वो अंतिम आदेश होगा, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। ये हॉब्स का संबंधित जो आप लोगों का जो लगभग चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। यानी हॉब्स के बारे में आप लोगों को प्रश्न आएगा तो या तो आएगा उसकी बुक से संबंधित या हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो वाला क्वेश्चन आप लोगों को टकराएगा, या मानव संबंधित जो विचार थे मानव स्वभाव और विचार, उसके बारे में आप लोगों का क्वेश्चन टकराएगा। तो ये हॉब्स वाला चैप्टर अपना लगभग समाप्त हो चुका है और हम पढ़ेंगे अब कल जॉन लॉक के बारे में कल अध्ययन करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।